गुड मॉर्निंग। पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये एमए फाइनल का पेपर 7th है जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कर्वेज एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कर्वे का भारतीय समाज का विश्लेषण। अगर हम कर्वे की बात करते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था लाइफ स्केच एंड मेन वर्क्स ऑफ इरावती कर्वे और उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां थीं उनके बारे में हमने वीडियो में एनालिसिस किया था। आज हम देखते हैं कि कर्वे ने भारतीय समाज का विश्लेषण किस तरह से किया है। अगर हम बात करें तो कर्वे की पुस्तक इरावती कर्वे, डॉक्टर इरावती कर्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में बंधुत्व संगठन। यह पुस्तक अखिल भारतीय स्तर पर नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन की पहली मौलिक रचना है। यानी यह पुस्तक नातेदारी व्यवस्था की अध्ययन की पहली मौलिक रचना है। आप ये याद रखें, इरावती कर्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उन्होंने संपूर्ण भारत को 4 विशाल श्रेणियों में बांटकर नातेदारी का आनुभविक अध्ययन किया और जो क्षेत्र थे वो थे उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी। इरावती कर्वे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि इन क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था भिन्न भिन्न रूप रखती है। जैसे हम देखें तो वो अपनी पुस्तक में कहती हैं कि भौगोलिक क्षेत्र, भाषा प्रदेश तथा नातेदारी के प्रतिमानों के परस्पर संबंध के आधार पर उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा है कि कहीं पितृवंशीय परंपरा है तो कहीं मातृवंशीय। इसी प्रकार नातेदारी शब्दावली में भी अंतर पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि विवाह के नियमों की दृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं। उनके अनुसार उत्तरी क्षेत्र में अधिकांशतः पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ये परिवार पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय भी हैं। एक वंशीय बहिर्विवाही समूहों की संख्या लगभग 0 है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में, अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय परिवारों की प्रधानता तो है, परंतु सार्वभौमिकता नहीं है। इस क्षेत्र में ऐसे भी हिस्से हैं जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो मातृवंशीय या पत्नी स्थानिक या मातृस्थानिक हैं। इसी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र एक वंशीय बहिर्विवाही गोत्रों की ही सार्वभौमिकता है। अगर हम बात करते हैं पितृवंशीय समुदायों में, जहाँ पितृवंशीय गोत्रों तथा मातृवंशीय समुदायों में मातृवंशीय गोत्रों की परंपरा है। यानी जहाँ पितृवंशीय समुदाय पाए जाते हैं वहाँ गोत्र के रूप में पिता की गोत्र को लिया जाता है, और जहाँ मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं वहाँ माता की गोत्र लगाने की परंपरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि
विवाह के नियमों को लेकर उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से भिन्नता पाई जाती है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में सपिंड विवाह का निषेध है। इसी प्रकार विलिंग सहोदर यानी ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की स्वीकृति नहीं है। इसी क्षेत्र में कन्या विनिमय द्वारा विवाह भी नहीं किया जाता। गांव से बाहर विवाह का ही आमतौर पर प्रचलन है। इस बात की भी अधिमान्यता दी जाती है कि प्रायः विवाह परिचित परिवारों के बीच में ही किया जाए, यानी ऐसे परिवारों के बीच विवाहों की पुनरावृत्ति होती रहती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र में सपिंड विवाह निषेध लागू नहीं है। यहाँ चाचा भतीजी विवाह अधिमान्यता की श्रेणी में है। इसी भांति ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच भी विवाह को अच्छा माना जाता है। दो परिवार परस्पर कन्या विनिमय द्वारा भी विवाह कर सकते हैं। दक्षिण में अपरिचित परिवारों में विवाह का चलन अधिक है। एक गांव के भीतर ही विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होती। अब हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र की। उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रेखिक है, यानी एक ही नियम है। पितृवंशीय होने के कारण पिता से जो ज्येष्ठ पुत्र से उसके ज्येष्ठ पुत्र को इसी भांति आगे भी उत्तराधिकार मिलता रहता है। दूसरी ओर दक्षिणी क्षेत्र में पितृवंशी समुदाय एवं मातृवंशी समुदाय दोनों हैं। इसलिए उत्तराधिकार के नियम भी इन दोनों नातेदारी व्यवस्थाओं में अलग अलग है। पितृवंशीय नातेदारी समूहों में उत्तराधिकार पीढ़ी क्रम के अनुसार प्राप्त होता है, परंतु मातृवंशीय समूहों में, जैसे हम बात करें केरल के जो नायर परिवार हैं, उसमें उत्तराधिकार कालक्रम के अनुसार होता है। यानी यहाँ उपयुक्त उत्तराधिकारों में जो आयु में बड़ा होता है उसको उत्तराधिकार मिलता है। जैसे पुरुष से उसके छोटे भाई को, बहन के पुत्र को, जो भी आयु में बड़ा हो उसे उत्तराधिकार मिलता है। इस भांति मातृवंशीय परिवारों में उत्तराधिकार प्रायः पुरुषों को ही मिलता है। अंतर बस इतना है कि वहाँ एक पुरुष से उसके पुत्रों को मिलने की बजाय या तो उसके छोटे भाई को मिलेगा या उसकी बहन के पुत्र को मिलेगा, जो भी आयु में बड़ा होगा। उत्तरी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्रवधू के लिए व्यवहार करने के मानदंड अलग अलग हैं। इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं कि पुत्री की ससुराल में खाने का पर या यहाँ से कोई उपहार लेने का प्रतिबंध है। साधारणतः माता पिता पुत्री के पति गृह पर नहीं रहते, यानी पुत्री का जहाँ विवाह हुआ है उस घर में माता पिता ना तो भोजन ग्रहण करते हैं और ना ही रहते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में पुत्री तथा पुत्रवधू के लिए एक ही आचार संहिता है। वहाँ पुत्री के ससुराल में माता पिता के जाने, खाने या कुछ लेने का कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों के लिए अलग अलग संबोधन हैं। इसी प्रकार पीढ़ी क्रम के आधार पर नातेदारी की शब्दावली अलग अलग है। एक पीढ़ी के लिए प्रयोग किया जाने वाला संबोधन
दूसरी पीढ़ी के नातेदार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। दक्षिणी क्षेत्र में रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आयुक्रम के आधार पर शब्दावली पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति की नातेदारी शब्दावली हम जानना चाहें तो उसे केंद्र में रखकर हमें उसके नातेदारों को दो भागों में बांटना चाहिए। एक वे हैं जो आयु में उससे बड़े हैं और दूसरे वे हैं जो आयु में उससे छोटे हैं। आयु में जो बड़े हैं वो नातेदारों को व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा, तो आयु में छोटों के लिए दूसरा। जैसे हम बात करते हैं बड़ा भाई और छोटा भाई, बिना इस बात की परवाह किए कि वे पीढ़ी में बड़े हैं या छोटे। इरावती कर्वे ने अपनी दूसरी पुस्तक हम बात करें हिंदू सोसाइटी, इसमें जाति व्यवस्था का विश्लेषण किया है, जिसमें एक और भारतीय संस्कृत साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, तो दूसरी ओर जातियों से संबंधित समकालीन समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय आनुभाविक अध्ययन सामग्री का भी व्यापक प्रयोग किया है। जाति के इतिहास को कुरेदने के साथ साथ इरावती कर्वे ने भारतीय समाज के समकालीन स्वरूप एवं सांप्रदायिकता, जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था, अस्पृश्यता, समाज में महिलाओं का स्थान, ग्रामवासियों का नगरों से पलायन, इन समस्याओं का भी उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से विवेचना की है। लोकगीतों का, कथाओं का एवं महाकाव्यों का प्रयोग कर एक और इरावती कर्वे ने पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है, जबकि समकालीन सामग्री का विश्लेषण कर क्षेत्राधिकार परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अगर इन पुस्तकों का हम विश्लेषण करें तो इरावती कर्वे ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया है कि भारतीय संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। उसमें पहला प्रमुख स्तंभ है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। दूसरा है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। और तीसरा है रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय। इस तरह से कर्वे ने भारतीय समाज का विश्लेषण किया है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।